हमारा टॉपिक है GERL सिस्टम, जिसको हम लोग गर्ल सिस्टम भी बोलते हैं। गर्ल मतलब GERL, ठीक है, GIRL वाला गर्ल नहीं, GERL सिस्टम। तो इसकी यदि बात करें तो यहाँ पर जो G है, ये इसका मतलब है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L का मतलब है लाइसोसोम। तो हम इन तीनों की बात करेंगे यहाँ पे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, लाइसोसोम की और ER की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ER से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ER के बारे में। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें, जैसे ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो रेड कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हो जाएगा इवेजिनेशन, मतलब ये ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड करेगी, ये ऐसे फोल्ड कर गई। और फोल्ड करके जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरीके से, इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड कर जाएगा ऐसे, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हम दोनों को देखेंगे, रफ वाला भी देखेंगे, स्मूथ वाला भी देखेंगे। जैसे मैं इसकी बात करूं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होगा उस पे ये कुछ स्ट्रक्चर देखे जाएंगे इसकी सरफेस पर, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइबोसोम। तो इस पर रहेंगे ये राइबोसोम। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कहते हैं RER, ठीक है। और RER के ऊपर जो ये डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। ये है ATS टाइप, ठीक है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपको कोई राइबोसोम दिखाई नहीं दे रहा, जो आपको एकदम स्मूथ दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। तो दोनों समझ लिया हमने, रफ का देख लिया स्ट्रक्चर और स्मूथ का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब इस स्ट्रक्चर को या इसको हम रफ और स्मूथ को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। आप ये ड्रॉ करें, फिर हम इसका डिफरेंस समझते हैं। देखिए, अब RER और SER में डिफरेंस समझते हैं। तो RER पे क्या होता है, राइबोसोम देखे जाते हैं, दे हैव राइबोसोम। जबकि SER में क्या होता है,
दे डू नॉट हैव राइबोसोम, इनमें राइबोसोम नहीं होता। आर जो है इनका सरफेस रफ होता है, दे हैव रफ सरफेस। और जो SER है इनमें क्या होता है सॉरी, दे हैव स्मूथ सरफेस, इनका सरफेस स्मूथ होता है। RER में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। और जो SER है इसमें लिपिड की सिंथेसिस होती है, लिपिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। उसमें प्रोटीन बन रहा है, इसमें लिपिड बन रहा है। यदि आप कंपोनेंट समझेंगे कि RER किससे बना हुआ है, RER made up of RER made up of सिस्टर्नी, इसमें सिस्टर्नी होता है, इसके अलावा स्मॉल वेसिकल्स हैं और वैक्यूल हैं। जबकि SER को देखेंगे आप, SER मेड अप ऑफ, ये किससे बना हुआ है, SER बना होता है सिस्टर्नी से, वैक्यूल से एंड ट्यूब्यूल से। इसमें सिस्टर्नी है और सिस्टर्नी है, वैसे वैक्यूल है और ट्यूब्यूल से। जो RER है ये कहाँ देखा जाता है, ये होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो SER है ये कहाँ देखा जाता है, प्रेजेंट टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ देखा जाता है। तो ये डिफरेंस हो गए आपके RER और SER के अंदर, ये पॉइंट आप नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली को समझेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ फिर जुड़ा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस। अपने माइक अनम्यूट करके अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो रहेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या इसको हम गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, या कुछ लोग इसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बना होता है ये। जैसे ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस तरह से बना हुआ रहेगा ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
देखिए ठीक है जी। इसमें ये जो बीच वाला पार्ट देखा जा रहा है जिसको हम सिस्टर्नी बोल रहे हैं, इनके बीच में कनेक्शन रहता है। ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। किस तरह से कनेक्ट रहेंगे? तो कुछ ऐसे कनेक्ट रहते हैं। ये कनेक्शन होता है इनके बीच में। ये जो कनेक्शन की बात है, जो हम कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर इस पे कुछ लार्ज साइज के स्ट्रक्चर रहेंगे जिनको वैक्यूल बोलेंगे हम। और यहाँ जो स्मॉल रहेंगे इनको बोला जाता है वेसिकल्स। ठीक है, तो ये कहलाते हैं वेसिकल्स। ये हो गए वैक्यूल्स। और ये जो है दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नी। और इनको कनेक्ट कर रहा है जो, ये कनेक्शन है ट्यूब्यूल का। ठीक है, इस पूरे को मिला के, इन चारों को मिला के बनता है गोल्गी एपेरेटस या कॉम्प्लेक्स या बॉडी। अब देखो, अब होता क्या है, एक चीज समझे यहाँ पर। जैसे ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एक बना रहे हैं हम सिंपली बस इस तरह से। इसमें प्रोटीन बना, लिपिड बना। प्रोटीन लिपिड बनने के बाद इसके वैक्यूल में जाएगा या इस वेसिकल में चला जाएगा। ये वैक्यूल या वेसिकल मूव करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आएगा और इसके सिस्टर्नी में रिलीज कर देगा इस प्रोटीन को। तो प्रोटीन यहाँ रिलीज हो गया। अभी जो प्रोटीन बना है उसमें कुछ चेंज होना बाकी है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस प्रोटीन को आगे मूव कराएगा और जैसे जैसे प्रोटीन आगे बढ़ता जाएगा उस प्रोटीन में चेंज होता जाएगा। और यहाँ पे आके प्रोटीन या लिपिड जो भी है वो पूरी तरह से तैयार हो गया। तैयार होने के बाद वो इन वैक्यूल के अंदर उनको रिलीज कर देगा। और ये वैक्यूल जहां पर उस प्रोटीन लिपिड की रिक्वायरमेंट है उस टारगेट तक प्रोटीन और लिपिड को पहुंचा देगा। एक बार दोबारा सुने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, लिपिड बना। ये प्रोटीन लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है ये वहां से आगे मूव करता है। मूव करके कहाँ जाएगा? एक वैक्यूल के अंदर एंटर करेगा। वो वैक्यूल इस प्रोटीन और लिपिड को, प्रोटीन को या लिपिड को ले जाके गोल्गी कॉम्प्लेक्स के वेसिकल में या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी में रिलीज कर देगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी में जैसे ही जाएगा तो वहां से ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये प्रोटीन और लिपिड मैच्योर होता जाएगा। मतलब इसके अंदर कुछ सब्सटेंस ऐड होने हैं तो ऐड हो जाएंगे, कुछ रिमूव होना है रिमूव हो जाएंगे। मतलब पूरी तरह से प्रोटीन और लिपिड फंक्शनली तैयार हो जाएंगे। जब तैयार हो जाएंगे फिर वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो लास्ट वाले पार्ट देख रहे हैं ना, कोई ये स्वलन पार्ट जो ये और ये, यहाँ से वैक्यूल बनेंगे। उन वैक्यूल के अंदर ये प्रोटीन चला गया, फिर ये वैक्यूल उस प्रोटीन को जहां पहुंचाना है वहां पर पहुंचा देंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ब्रेकडाउन से कुछ वैक्यूल ऐसे बनते हैं जिनमें कुछ एंजाइम भर जाता है और ऐसे वैक्यूल को बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम वो वैक्यूल हैं जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं जिनके अंदर कुछ एंजाइम देखे जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की दो साइड होती है। एक साइड वो है ये वाली जहां से ये एंटर कर रहा है, इस साइड को बोलते हैं हम लोग सिस साइट या इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव साइट। ये है फॉर्मेटिव साइट। और ये वाली जो साइट है जहां पर जाके वो मैच्योर हो गया इसको बोलते हैं मैच्योरेटिव
साइट। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की दो साइट हमने आपको बताई, फॉर्मेटिव साइट और मैच्योरेटिव साइट। फॉर्मेटिव साइट से जैसे जैसे सब्सटेंस मैच्योरेटिव साइट की तरफ जाएगा वैसे वैसे वो प्रोटीन या लिपिड मैच्योर होता चला जाता है। इस डायग्राम को ड्रॉ करें, फिर जो बातें हमने बोली हैं वो हम आपको लिखवाते हैं। चलिए तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, आप लिखें, लिखेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैज टू साइट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैज टू साइट, that is formative and मैच्योरेटिव साइट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स दो साइट है इसमें, एक है फॉर्मेटिव साइट और दूसरा है मैच्योरेटिव साइट। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस काम आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स responsible for maturation and processing of lipid and प्रोटीन। ठीक है, आगे देखें यदि तो और जो देखें इसके फंक्शन, तो फंक्शन में इसके और लिख सकते हैं हम, फंक्शन में लिख लेते हैं responsible for transportation of raw material to the टारगेट टिश्यू। ये रॉ मटेरियल को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाएगा। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम बनाता है ये। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये प्लांट के अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है या साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है सेल डिवीजन के टाइम। रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन भी कराता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा और ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन कराता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसो सॉरी लाइसोसोम। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन भी कराएगा। क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, क्या होते हैं ग्लाइकोलिपिड, यदि कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए प्रोटीन में तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए लिपिड में तो ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइको का मतलब, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और ये तो प्रोटीन हो ही गया, तो प्रोटीन में जुड़ जाएगा कार्बोहाइड्रेट
तो ये कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड में जुड़ेगा तो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों कौन बनाता है? ये दोनों की दोनों चीजें गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। तो ये हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स की फंक्शनिंग समझ ली। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको नोट करें। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ पर मैंने आपको जब सेल का इंट्रोडक्शन बताया था तो वहां बताया था प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। और लास्ट अब हम समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लास्ट टॉपिक है लाइसोसोम। आप सभी ने नोट कर लिए होंगे ये पॉइंट। लास्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम की यदि बात करें तो ये किससे बनता है? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं। इसके ना टाइप समझते हैं हम, और टाइप्स के बाद आपको सारी बातें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, इसमें पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। ये किससे बना होता है? यही है जो प्राइमरी वाला होता है ना, ये बना होता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है। और जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये इनएक्टिव है, इसके अंदर जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इट इज इनएक्टिव, इनएक्टिव है इसका मतलब है दैट इज इट कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। इसमें इनएक्टिव एंजाइम देखे जा रहे हैं। दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम। जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये क्या होता है? देखो जैसे ना हमने आपको वो बताया था, एंडोसाइटोसिस पढ़ाया था, उसमें फूड वैक्यूल अंदर आया, उस फूड वैक्यूल के साथ जब ये वाला लाइसोसोम जुड़ जाएगा तो वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज क्या है? ये है इट इज लाइसोसोम अटैच्ड विद फूड वैक्यूल। जब लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, और जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसमें क्या देखा जाता है? इसके अंदर एंजाइम हो जाते हैं एक्टिव। तो इट कंटेन एक्टिव एंजाइम, इसमें एक्टिव एंजाइम होंगे। और वो एंजाइम कैसे होंगे? वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब जो डाइजेशन का काम करेंगे, सब्सटेंस को ब्रेक करने का काम करेंगे। फिर तीसरा क्या होगा? देखो इसने तो फूड वैक्यूल में से जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब जो पार्ट बच गया फूड का, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाएगा और उसको बोलेंगे हम टर्शियरी लाइसोसोम। टर्शियरी लाइसोसोम, इसमें क्या देखा जाता है? इट कंटेन अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो इसमें देखा जाता है टर्शियरी लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, और एक है फोर्थ वन है ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम या ऑटोलाइसोसोम। ये कैसे बनेगा? जब ये प्राइमरी लाइसोसोम अपनी ही सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। इट इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी lysosome attached with
ये अटैच लिखा, ठीक है, अटैच्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। तो ये क्या करेगा, अपने ही सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये करता क्या है, इट डिस्ट्रॉय माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ इट्स या ओन सेल, हेंस सेल डाई, फिर वो सेल मर जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ये कब होता है प्रोसेस, ये होता है जब सेल की एज हो जाती है, जब सेल बूढ़ी हो जाती है ना, सेल का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तब ये वाला प्रोसेस होगा। तो ये हमने लाइसोसोम के चारों टाइप समझ लिए। अब आप क्या करें, इसको लिख ले। नेक्स्ट क्लास में जो ये चारों चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगली क्लास में हम इन चारों चीजों को एक डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।